गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको आज हम समझेंगे, जिसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। हमारे सामने एक डायग्राम है और हमारे सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं द्रव के अणुओं के पास गतिज ऊर्जाएं होती हैं। ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये लिक्विड में निरंतर विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं। जो सतह के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास ऊर्जा अधिक होती है, मतलब जो नीचे मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी कम, और जो सतह पर मॉलिक्यूल हैं ऊपर पहुंच गए उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये मॉलिक्यूल अपनी सतह, द्रव की सतह छोड़ करके वेपर के रूप में ऊपर चले जाते हैं। जो ऊपर दिखाया जा रहा है वो लिक्विड की वेपर है, लिक्विड की क्या है, वेपर है। और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो लिक्विड है। जो नीचे दिखाई दे रहा है वो लिक्विड है, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा है वो रेड कलर से, वो वेपर है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो लिक्विड है। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, वेपोराइजेशन हाई होता है। पहले वेपोराइजेशन होता है, शुरुआत में वेपोराइजेशन हाई होता है। तो हम बात कर रहे थे कि शुरू में वेपोराइजेशन हाई होता है। हम वेपोराइजेशन की जगह एक और शब्द लिख सकते हैं, एवेपोरेशन। एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन में क्या होता है, यानी बाष्पन। यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके अपना लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके वेपर फेज में ऊपर पहुंचने लगते हैं। इस क्रिया को वेपोराइजेशन कहते हैं। स्टार्टिंग में वेपोराइजेशन यानी एवोपरेशन हाई होता है। जैसे ही एवोपरेशन चरम पे पहुंचता है, इसके बाद धीरे धीरे करके कंडेंसेशन बढ़ जाता है। कंडेंसेशन को कहते हैं द्रवण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रवण। और इसको क्या बोलते हैं, वाष्पन, है ना, वाष्पन। तो यहां वाष्पन की क्रिया पहले होती है, इसके बाद द्रवण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कुछ समय बाद एक कंडीशन आ जाती है कि दोनों के बीच में साम्य आ जाता है, इक्विलिब्रियम। कुछ समय बाद दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम की अवस्था में ध्यान रखेंगे, किसी ताप पर द्रव और वाष्प के इक्विलिब्रियम किसमें है, इक्विलिब्रियम है द्रव और वाष्प में। द्रव और वाष्प की साम्य की अवस्था में द्रव की वाष्प के कारण द्रव के तल पर, द्रव की वाष्प के कारण द्रव के तल पर जो दाब उत्पन्न होता है उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे हम लोग, किसी भी द्रव में जो द्रव के अणु होते हैं उनकी पास गतिज ऊर्जाएं होती है। द्रव के अणुओं की, सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा इक्वल नहीं होती है। जो सतह के अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। इसलिए सरफेस को छोड़कर के वेपर फेज में ऊपर जाने का प्रयास करते हैं और ये जाना प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन यानी वाष्पन। जब वाष्पन की क्रिया होने लगती है तो वेपर बन जाती है, ठीक है। वाष्पन जब होना शुरू होता फिर धीरे धीरे क्या होता, जो वाष्प बन गई वो गैस के अणु, वेपर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे गति करते हैं, अपनी एनर्जी खोते हैं और लिक्विड फेज में फिर से आने का प्रयास करते हैं। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन यानी द्रवण।
ठीक है, तो संघनन की क्रिया होती है और द्रवण द्रवित अवस्था में आकर के फिर से द्रव में आ जाते हैं, और ये प्रोसीजर चलता रहता है। वेपर फेज में जाना और वेपर फेज से द्रव के फेज में आना, इसको कहते हैं साम्य। और एक साम्य की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? द्रव और वाष्प के बीच में। तो यही बात बताई गई है कि द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर, ध्यान देना, द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर किसी ताप पर, द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर किसी ताप पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव के तल पर उत्पन्न किया गया दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं स्थिर ताप पर या किसी निश्चित ताप पर द्रव की वाष्प के कारण द्रव के तल पर उत्पन्न किया गया दाब। फिर से सुनिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प के कारण द्रव के तल पर उत्पन्न किया गया दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। और ये बात कब लागू होती है? जब द्रव और वाष्प के बीच में क्या होती है? साम्यावस्था। हम शब्दों पर ध्यान रखेंगे। पहली बात देखो, शब्दों पर ध्यान रखेंगे। बात नंबर 1, स्थिर ताप या फिर किसी निश्चित ताप पर। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? द्रव और वाष्प की साम्यावस्था पर। तीसरी बात क्या याद रखेंगे डेफिनेशन में? द्रव और वाष्प की साम्यावस्था पर। तीसरी बात ये याद रखेंगे हम लोग कि द्रव की वाष्प द्वारा द्रव के तल पर उत्पन्न दाब, द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव के तल पर उत्पन्न दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग इसको डिफाइन लिख सकते हैं। अभी वाष्प दाब के संबंध में हमने लिखा, किसी ताप पर, देखो ताप निश्चित होना चाहिए। एक बार द्रव वाष्प साम्यावस्था, द्रव और वाष्प साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव के तल पर, ध्यान रखें, द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव के तल पर उत्पन्न किया गया, द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव के तल पर उत्पन्न किया गया दाब, उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब चलिए बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ठीक है, अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव की प्रकृति। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव का स्वभाव कैसा है, द्रव के अणुओं का आपस में स्नेह कैसा है, उन अणुओं के बीच में आपस में अट्रैक्शन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है ये वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक। मान लीजिए ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड के अंदर है, अभी वेपर फेज में नहीं है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, लिक्विड, ठीक है।
और इन अणुओं के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इन अणुओं के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है वो कैसा है? ये जो अट्रैक्शन दिख रहा है, ये अट्रैक्शन कैसा है? इससे वाष्पदाब तय होता है। कैसे भाई? अणुओं के पास गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ये अणु द्रव की सतह से ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। ये अणु द्रव की सतह से ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि एक अणु दूसरे अणु के साथ, एक मॉलिक्यूल दूसरे अणु के साथ अट्रैक्शन में है, ये इधर भी अट्रैक्शन में है, जाहिर सी बात यहां भी कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, इधर भी कोई अट्रैक्शन लगा रहा होगा, इधर भी कोई अट्रैक्शन लगा रहा होगा इसके लिए। तो यहां ये मॉलिक्यूल जब चारों ओर अपने लिक्विड के और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में होगा, तो इसका बाहर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इन अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहते हैं वान डर वाल अट्रैक्शन। उसे कहते हैं वान डर वाल अट्रैक्शन। वान डर अट्रैक्शन। ये जो वान डर वाल अट्रैक्शन यहां काम करता है, ये कैसा है, कितना स्ट्रांग है? जितना स्ट्रांग होगा उतने मॉलिक्यूल ऊपर कम जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल ऊपर कम जाएंगे उतना वेपर कम बनेगा, जितना वेपर कम बनेगा उतना प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो सी